नमस्ते बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं कीर्ति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार तथा वेदांता के CSR लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, अपन आज अपना 10th का 4th चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अपना प्रतिरक्षा व रक्त समूह है। देखो बच्चों, प्रतिरक्षा क्या होती है अगर आपको मालूम हो तो अभी बहुत बड़ी बीमारी कौन सी चल रही है? कोरोना चल रही है। ठीक है, तो कोरोना में हो क्या रहा है? कोरोना में हम सब बीमार हो रहे हैं। बीमार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कोरोना के जो रोगाणु हैं वो हमारे शरीर में जब प्रवेश करते हैं तो हमारा शरीर उसके विरुद्ध कुछ क्रिया करता है या उससे लड़ता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रतिरक्षा। ठीक है, तो हमारे शरीर उसके प्रति प्रतिरक्षा का निर्माण करता है तो हम ठीक हो जाते हैं। और अगर हमारा शरीर उसके रोगाणुओं के प्रति प्रतिरक्षा का निर्माण नहीं कर पाएगा तो क्या होगा बच्चों? हम बीमार हो जाते हैं। तो ये प्रतिरक्षा होती क्या है? तो देखो बच्चों, हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो हमारा शरीर है उसके द्वारा बाहरी रोगाणुओं से लड़ने की जो शक्ति होती है वो ही बच्चों प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। कि हमारा शरीर रोगाणुओं से किस तरीके से लड़ता है या कितने अच्छे से लड़ता है। जितना अच्छे से हमारा शरीर बाहरी रोगाणुओं से लड़ सकता है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उतना ही मजबूत होता है। और अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत नहीं है तो बच्चों हम बाहरी रोगाणुओं से नहीं लड़ सकते हैं। बात समझ में आई? और इसके बारे में जिस विज्ञान की शाखा के अंदर अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं बच्चों प्रतिरक्षा विज्ञान। आपसे पूछे प्रतिरक्षा विज्ञान के अंदर क्या अध्ययन किया जाता है तो किसका अध्ययन करेंगे? मानव शरीर में बाहरी रोगाणुओं से जो लड़ने की क्षमता होती है जिसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं उसका अध्ययन ही किसमें किया जाता है? प्रतिरक्षा विज्ञान में। अब जो ये प्रतिरक्षा है बच्चों दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है स्वाभाविक, ठीक है, और एक होती है उपार्जित। स्वाभाविक का मतलब क्या होता है? स्वाभाविक का मतलब होता है सामान्य। ठीक है, जो हमारे शरीर के अंदर सामान्य तौर पे से उपस्थित है या हमारे शरीर में जो जन्म से है, जो जन्मजात है वो है बच्चों स्वाभाविक। इसको हम जन्मजात भी कहते हैं, स्वाभाविक को हम जन्मजात भी कहते हैं और प्राकृतिक भी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम सामान्य प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं। हम इसको सामान्य प्रतिरक्षा क्यों कह रहे हैं बच्चों? क्योंकि जो ये वाली प्रतिरक्षा है ये जितने भी रोगाणु होते हैं हमारे शरीर के अंदर प्रवेश उन सभी के लिए समान रूप से अवरोध का काम करती है। आप पूछोगे कि ये तो हमें समझ ही नहीं आया। तो देखो बच्चों, हमारी जो नासिका है, हम नासिका से सांस लेते हैं। ठीक है, क्या हमारी नासिकाओं में छोटे छोटे से बाल हैं जिसको हम रोम कहते हैं? तो उनका क्या फायदा है? उनका ये फायदा है कि जब हम श्वसन करते हैं तो उस श्वसन के साथ में कोई अन्य बाहरी कण हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ना करे। तो जितने भी कण होंगे ये उन सबके लिए समान तरीके से काम में करेगी। या ऐसा है कि ये जैसे बुखार के कण को तो नहीं जाने देगा और किसी अन्य बीमारी कैंसर के कण को जाने दे रहा है, ऐसा है क्या? नहीं ना, ये सभी के लिए समान रूप से कार्य कर रही है। इसलिए ही इसे हमने क्या कहा है बच्चों? सामान्य प्रतिरक्षा। क्लियर है? अब इसके अंदर आते क्या क्या है, कौन कौन से कारक है? सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक अवरोधों की। तो हमारी जो त्वचा है, हमारी नासिका छिद्र है और अन्य अंगों के अंदर क्या पाए जाते हैं? पक्षमाप पाए जाते हैं, कशाप पाए जाते हैं। जो श्लेष्मी उपकला होती है ये सब क्या करती है? ये सब हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का एक भाग है। और कौन सी प्रतिरक्षा की? स्वाभाविक या सामान्य प्रतिरक्षा के भाग है। अब आप पूछेंगे त्वचा से क्या फायदा होता है? अगर हमारे शरीर पे ये त्वचा नहीं होती तो क्या होता कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं वो सीधे वातावरण से कनेक्ट रहते हैं और वातावरण के अंदर उपस्थित सभी प्रकार के रोगाणु हमारे शरीर के अंदर आसानी से प्रवेश कर सकते थे ना। अब क्या वो आसानी से प्रवेश कर सकते हैं? नहीं, हमारे मुख के द्वारा, आईज के द्वारा, नोज के द्वारा, इसके द्वारा तो हमारे शरीर में जा सकते हैं लेकिन हर तरीके से तो नहीं जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये किस प्रकार की प्रतिरोधकता है? यह है स्वाभाविक। स्वाभाविक मतलब जो हमारे पास पहले से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रासायनिक अवरोधक। अब रासायनिक अवरोधक क्या होता है? तो बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो और वो भोजन जब हमारे अमाशय में पहुंच जाता है तो अमाशय के अंदर क्या होता है? अम्लीय माध्यम होता है ना। उससे क्या होता है? उससे भोजन के साथ गए जो रोगाणु होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? अम्लीय माध्यम के कारण नष्ट हो जाते हैं। तो अम्ल क्या है? अम्ल एक तरीके से रासायनिक पदार्थ है, इसलिए बच्चों इसको हमने बोला है रासायनिक अवरोधक। और
जैसे अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल, ठीक है, अमाशय योनि के अंदर अम्लीय वातावरण, त्वचा पर पाए जाने वाले रासायनिक तत्व, ठीक है, हमारी लार, हमारे आंसू, ये सब क्या है बच्चों, ये सब क्या है, रासायनिक पदार्थ है और ये हमारे शरीर के अंदर जाने वाले रोगाणुओं को भी क्या करते हैं, रोकते हैं, उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, रासायनिक अवरोधक। ये बात क्लियर हो गई। आगे हम बात करते हैं कोशिका अवरोधक। अब कोशिका अवरोधक क्या होता है कि जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका के अंदर भी एक विशिष्ट प्रकार की विशेषता होती है। ये क्या करती है, ये भी रोगाणुओं से लड़ने के जो मार्ग होता है उसमें बाधा उत्पन्न करती है, या फिर ये कह सकते हैं ये भी रोगाणुओं से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करती है और रोगाणुओं को रोकती है, उसके लिए अवरोधक है। कौन? जो महाभक्षक कोशिकाएं होती है, जैसे मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल कोशिकाएं हैं, ये सब क्या करती हैं, ये सब हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। तो ये भी क्या कर रही है, रोगाणुओं से लड़ने में हमारे शरीर की मदद कर रही है। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करते हैं कि कभी कभी जैसे हमारे शरीर के अंदर कोई रोगाणु चला जाता है तो क्या होगा, हमें बुखार आ जाती है। बुखार आने से क्या होगा, हमारे शरीर का तापमान बहुत अधिक हो जाता है। इस अधिक तापमान पर वो रोगाणु रह नहीं पाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी किस तरीके की प्रतिरक्षा है बच्चों, ये भी स्वाभाविक है। अब हम बात करते हैं बच्चों उपार्जित प्रतिरक्षा की। उपार्जित का मतलब क्या होता है, जो हमारे शरीर में नहीं है, हम किसी और से उसको ले रहे हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि हमारे शरीर के अंदर किसी अन्य मार्ग के द्वारा उसको हमारे शरीर में प्रवेश करवाया जाए। तो इस तरीके की जो प्रतिरक्षा बनेगी वो है बच्चों उपार्जित। कैसे? जैसे अगर आपको मालूम हो, कई बार हम बीमार हो जाते हैं, दवाई खाने पे ही डॉक्टर ये बोलेगा कि नहीं अभी तो उसको तुरंत ही आराम देना होगा, तो वो आपको क्या बोलेगा कि ये तो अपने आप तो ठीक हो नहीं रहा है, इसको हम एक काम करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। तो इंजेक्शन लगाए, तो इंजेक्शन लगाने से क्या हुआ, इंजेक्शन के द्वारा डॉक्टर ने क्या किया है, हमारे शरीर में बाह्य प्रतिरक्षा डाली है। ठीक है, बाह्य प्रतिजन प्रवेश करवाए हैं, जिसके कारण हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो इम्यून सिस्टम है, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रोंग हो जाए, मजबूत हो जाए, क्योंकि हमारा शरीर खुद नहीं बना पा रहा है, इस कारण हमारे शरीर में बाहर से वो प्रवेश करवाया जा रहा है। इसी कारण इस प्रकार की प्रतिरक्षा को हम क्या कह रहे हैं बच्चों, उपार्जित या विशिष्ट, इसको अनुकूली भी कहते हैं। क्या है ये, बाह्य पदार्थों के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण कर लेती है, जिस कारण कोशिका माध्य प्रतिरक्षा सक्रिय होती है। ठीक है, अब ये कितने प्रकार की होती है बच्चों, ये भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सक्रिय और एक होती है आपकी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, देखो बच्चों कि ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं ही प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। ठीक है, यह प्रतिरक्षा केवल उस विशिष्ट प्रतिजन के लिए ही होती है जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। मतलब किसी एक विशिष्ट रोगाणुओं के लिए ही ये प्रतिरक्षा बनती है। ऐसा नहीं है कि ये प्रतिरक्षा बनी और हर प्रकार के रोगाणुओं से लड़ने में ये सक्षम है, नहीं, ये किसी विशिष्ट प्रकार के रोगाणुओं से लड़ने में ही सक्षम होती है। तो ऐसी प्रतिरक्षा क्या कहलाएगी बच्चों, सक्रिय। अब निष्क्रिय क्या होती है, निष्क्रिय का मतलब है कि ऐसी प्रतिरक्षा में शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रवेश करवाई जाती है। इस प्रतिरक्षा में शरीर द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, शरीर खुद नहीं बना पाता है, वो तो हो गई निष्क्रिय प्रतिरक्षा। और जब शरीर खुद बना ले तो वो कहलाएगी बच्चों सक्रिय प्रतिरक्षा। जैसे अगर हमें हल्की सी भी जुकाम होती है तो अगर हम कोई दवाई नहीं ले नॉर्मल जुकाम में, तो क्या होगा, हम 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं ना। कैसे ठीक हो गए हम, कि जो जुकाम के रोगाणु होते हैं वो जैसे हमारे शरीर में गए, हमारा शरीर क्या करेगा, प्रतिरक्षा का निर्माण करेगा, और प्रतिरक्षा क्या करेगी, जुकाम के जो रोगाणु होते हैं उनसे लड़ाई करेगी और उनको नष्ट करेगी। ठीक है, लेकिन कई बार हमें कुछ इस तरीके की बीमारी हो जाती है कि हमारा शरीर प्रतिरक्षा का निर्माण नहीं कर पाता है, तो हम इंजेक्शन लगवाते हैं या फिर टैबलेट्स लेते हैं। वो हम क्या कर रहे हैं, वो हम बाहर से दे रहे हैं उसको, किसको, अगर हमारे शरीर के अंदर
क्या नहीं हो रहा है, प्रतिरक्षा का निर्माण नहीं हो रहा है। तो जो रोगाणु है उनके लिए हमें प्रतिरक्षा बनानी पड़ेगी। अब हमारा शरीर नहीं बना रहा तो हम क्या करेंगे, बाहर से देंगे। तो ये क्या है कि अगर बाहर से दे रहे हैं तो वो कहलाएगी निष्क्रिय, और यदि हमारा शरीर खुद बना लेता है तो बच्चों वो कहलाएगी आपके सक्रिय प्रतिरक्षा। ये बात क्लियर हो ही गई है हमें। आगे हम बात करते हैं प्रतिजन और प्रतिरक्षी ये है क्या। इतनी देर से हम बोल रहे हैं कि अगर कोई बाहरी प्रतिजन प्रवेश कर जाए तो हमारा शरीर प्रतिरक्षी बना लेता है, या ये है क्या प्रतिजन और प्रतिरक्षी। तो देखो हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों प्रतिजन की, जिसको हम एंटीजन भी बोलते हैं। क्या, एंटीजन। होता क्या है ये एंटीजन, ये है बाहरी रोगाणु। क्या है, बाहरी रोगाणु। अब ये करते क्या है बच्चों, ये ही है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिरक्षी के निर्माण को प्रेरित, मतलब इन्हीं के कारण प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। बात समझ में आई। और ये बने काय के होते हैं एंटीजन, ये बने होते हैं प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड आदि के बने होते हैं। अब जब ये प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने पे क्या होगा, सबसे पहले तो हमारे शरीर में स्वाभाविक प्रतिरक्षी का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, स्वाभाविक प्रतिरक्षी का। और स्वाभाविक प्रतिरक्षी बनने के बाद में किसका निर्माण होगा, उसके बाद होगा बच्चों विशिष्ट प्रतिरक्षा का। ये क्या है, ये है आपके प्रतिजन के कारण होने वाली क्रिया। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि प्रतिरक्षी बनेगी तो किस आधार पे बनेगी, वो बनेगी प्रतिजन के कारण। किसके कारण, प्रतिजन के कारण। और बनाएगा कौन, बनाएगी लसिका कोशिकाएं, लिम्फोसाइट कोशिकाएं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो प्रतिजन होते हैं, ये प्रतिजन जो प्रतिरक्षा है उससे पूरे के पूरे नहीं जुड़ते हैं। कि जैसे मानो कि ये एंटीजन है और ये आपकी एंटीबॉडी है, ये प्रतिजन है और ये आपकी प्रतिरक्षा है। ठीक है, ये इससे पूरा ना जुड़ के किसी विशिष्ट स्थान से ही जुड़ सकते हैं। तो जिस विशिष्ट स्थान से ये जुड़ते हैं बच्चों, उस विशिष्ट स्थान को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एंटीजन निर्धारक। क्या कहेंगे, एंटीजन निर्धारक। आपसे एग्जामिनर पूछे एंटीजन निर्धारक किसे कहते हैं, तो जो प्रतिजन है वो संपूर्ण रूप से प्रतिरक्षी से न जुड़कर किसी विशिष्ट स्थान से जुड़ते हैं, और वही स्थान बच्चों क्या कहलाएंगे, अपने एंटीजन निर्धारक। और एंटीजन निर्धारक, किसी एंटीजन के पास कितने एंटीजन निर्धारक है, मतलब वो कितनी प्रतिरक्षियों से जुड़ सकता है, ये ही संख्या उसकी क्या कहलाएगी, एंटीजन की संयोजकता कहलाएगी। जैसे मानो कि ये जो प्रतिजन है वो 7 प्रतिरक्षी के साथ जुड़ सकता है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई बच्चों, 7 हो गई ना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो विशिष्ट प्रतिरक्षा है उसके अंदर प्रतिजन का विनाश कैसे होता है। प्रतिजन क्या है, प्रतिजन बाहरी रोगाणु है। ठीक है ना, और ये अगर हमारे शरीर के अंदर होंगे तो हमारा शरीर रोगग्रस्त होगा। अब जब कोई भी प्रतिजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो क्या करता है, उसके बाद हमारा शरीर उस प्रतिजन के कारण प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। ठीक है, फिर वो प्रतिरक्षी क्या करती है बच्चों, वो एंटीबॉडी क्या करती है, वो एंटीबॉडी उस एंटीजन से, वो प्रतिरक्षी उस प्रतिजन से मतलब एक लड़ाई करती है। ठीक है, और लड़ाई करके उसको नष्ट करती है। तो कुल मिला के जो एंटीबॉडी होती है वो किसको नष्ट करती है, एंटीजन को नष्ट करती है। ठीक है, तो ये होता कैसे है, तो जैसे ही एंटीजन या प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो क्या होता है, सबसे पहले तो जो प्रतिजन है वो अंतर्निहित मतलब हमारे शरीर में उपस्थित और बाहर से जो एंटीजन आया है, प्रतिजन आया है, उन दोनों में अंतर करता है। अगर हमारे शरीर को पता ही नहीं होगा कि ये बाहर से आया है तो वो किसको नष्ट करेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो सबसे पहले हमारा शरीर क्या करेगा, पहले तो ये पता करेगा कि इसमें से बाहर से कौन सा रोगाणु आया है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। ठीक है, जब ये विभेद कर लिया वो, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद ये करेगा एंटीजन निर्धारकों की संरचना के अनुसार बी लसिका कोशिकाओं के द्वारा लिम्फोसाइट कोशिकाओं का सक्रियण करेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, बी लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं हैं ये प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, प्लाज्मा कोशिकाओं का। प्लाज्मा कोशिकाओं को निर्माण कौन करेगी, बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं या बी लसिका कोशिकाएं। ठीक है, अब जब प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण हो गया तो ये प्लाज्मा कोशिका क्या करती है, ये विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। प्रतिरक्षियों का निर्माण किसके कारण होगा, प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा।
ठीक है। अब जब हमारे शरीर में प्रतिरक्षी बन गई, जैसे ही एंटीजन का पता लगा, उसके लिए प्रतिरक्षी हमारा शरीर बना लिया। अब ये प्रतिरक्षी क्या करेगी, उस एंटीजन से क्रिया करेगी और उसको नष्ट करने की कोशिश करेगी। तो अब क्या होगा, अब होगा प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया, ठीक है। और कोशिका माध्य प्रतिरक्षा द्वारा उस प्रतिजन का नाश होगा या उस प्रतिजन को नष्ट किया जाएगा। तो ये बच्चों, ये पूरी प्रक्रिया है, पूरी प्रोसेस है कि किस तरीके से प्रतिजन हमारे शरीर में आया, उसके बाद में क्या हुआ, प्रतिरक्षा कैसे बनी और किस तरीके से प्रतिजन को नष्ट किया गया। ठीक है बच्चों, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है बच्चों, तो आप इस वीडियो को रोक कर दोबारा देखना। आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा। थैंक यू।